अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। 3-4 स्टोरीज आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, क्या उसमें कोई नई पेशरफ्त सामने आ रही है? और जो कहा जा रहा है कि कुछ और 7 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं या जिनको उठाया गया है, क्या उनका कोई नेटवर्क है इमरान खान और फैज़ हमीद के साथ? ख़ास तौर पे इमरान खान को नेटवर्क चला रहे थे अडयाला जेल से। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केस को पोस्टपोन कर दिया गया है, उसकी समाअत होना थी, उस पर बात करेंगे। तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करेंगे वो पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद से मुतल्लिक। सबसे पहले इमरान खान साहब क्या कुछ नेटवर्क चला रहे थे जेल से? फैज़ हमीद और इमरान खान का क्या ताल्लुक था? देखिए, जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी बज़ाहिरन तो एक कानूनी जवाज़ के तौर पर की गई है, लेकिन अब इस गिरफ्तारी का कानूनी नहीं बल्कि इस गिरफ्तारी का सियासी पहलू बन चुका हुआ है। और बेशतर लोग वो ये कह रहे हैं या वो ये समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद को इसलिए गिरफ्तार किया गया है करप्शन के एक स्कैंडल को जवाज़ बनाते हुए, ताकि उनके ज़रिए इमरान खान और इमरान खान के साथियों को इम्प्लीकेट किया जा सके। आज खुद इमरान खान ने यह बात कह दी है अडयाला जेल में कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरल फैज़ हमीद से कुछ ऐसा उगलवाया जा सकता है ताकि मुझे किसी न किसी तरह से मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सके। मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का मतलब यह है कि वहाँ ना तो सहाफ़ियों की रसाई होगी, ना वहाँ इमरान खान को उनकी पार्टी के लोग मिल सकते हैं जैसे यहाँ आके मिलते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट का मतलब है कि इमरान खान और उनकी पार्टी और उनके वोटर्स के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली खलीज पैदा हो जाएगी। तो जो बात कुछ और नाक़िदीन कर रहे थे, वही बात आज इमरान खान ने खुद कर दी कि फैज़ हमीद के ज़रिए से इमरान खान, यानी उन्होंने कहा कि मुझे मज़ीद फंसाया जाएगा। जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने आज कहा कि फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और फैज़ हमीद को तब्दील किया गया DGISI से इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ और जनरल बाजवा आपस में मिले हुए थे। ये बहुत बड़ी बात आज इमरान खान साहब ने की है। देखिए, जहाँ तक नेटवर्क का ताल्लुक है ना, तो तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान कोई एल कपून है जो किसी जो जेल में बैठ के कोई ड्रग लॉर्ड की तरह कोई बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहा है, जिसके ब्राज़ील और मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के साथ राब्ते हैं, या इमरान खान कोई बहुत बड़ा कोई सिसिलियन माफिया है कि जो जेल से बैठ के कोई नेटवर्क चला रहा है। नेटवर्क का लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हकीकत यह है कि कोई भी सियासी लीडर जो ज़मीर का कैदी हो, जो पॉलिटिकल प्रिजनर हो, जो प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हो, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है सियासी मुकदमात की वजह से, तो जेल में उसके लिए हमदर्दियां पैदा होती हैं। जेल का अमला, जेल का स्टाफ उससे हमदर्दी करता है, उसको फेवर देता है, उसको सहूलियात भी पहुंचाता है। और वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा जेल का अमला क्या कर देता है? वो आपको को बेहतर बिस्तर दे देगा। वो अगर आपसे कोई मुलाकात करने के लिए आ रहा है तो उसको फैसिलिटेट कर देगा। वो आपके 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 बेहतर खाने का या खुराक का ख्याल रखेगा। इससे ज़्यादा क्या फेवर दी जा सकती है जेल में पड़े हुए एक शख्स को? मैं आपके सामने चंद मिसालें रख देता हूँ हमारे ही, यानी इस कॉन्टेम्प्रेरी इंसानी तारीख से, कि किस तरह बड़े बड़े सियासी कैदियों को जेलों से सपोर्ट मिलती रही और ये कुछ गलत नहीं होता। तासुर ऐसे दिया जा रहा है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा जुर्म हो रहा था। सबसे पहले नेल्सन मंडेला को जब पहली दफ़ा गिरफ्तार किया गया तो उन्हें रोड आइलैंड प्रिजन में रखा गया। वहां हर तरह की सपोर्ट नेल्सन मंडेला को मिलती थी। जेल का अमला नेल्सन मंडेला को हर तरह से फैसिलिटेट करता था। रॉबन आइलैंड प्रिजन, चूंकि नेल्सन मंडेला सियाह फामों के हुकूक के लिए जंग लड़ रहा था, वो अपार्थीड सिस्टम जो एक जबर का और जुल्म का निज़ाम था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, तो जेल का अमला भी उसके साथ हमदर्दी रखता था और जेल का अमला भी उससे पसंद करता था। ये सबसे बुरी जेल थी रॉबन आइलैंड में, जहां बदतरीन हालात में नेल्सन मंडेला को रखा गया। वहां से नेल्सन मंडेला को शिफ्ट किया गया
پالمور پرزن میں. یہ نسبتاً بہتر جیل تھی. یہاں پر بھی نیلسن منڈیلا کو جیل کے اندر سے سپورٹ ملتی رہی. جیل کا عملہ ان کی خط و کتابت باہر پہنچاتا تھا. وہ جو پیغام باہر دینا چاہتے تھے وہ پیغام بھی باہر جیل کے عملے کے ذریعے سے پہنچتا تھا. باہر دنیا میں کیا ہو رہا تھا وہ بھی نیلسن منڈیلا تک جیل کا عملہ پہنچاتا تھا, اور نیلسن منڈیلا کی بات باہر لوگوں تک وہ بھی جیل کا عملہ پہنچاتا تھا. 1982 میں انہیں اس پالسمور پرزن میں لے کر جایا گیا. پھر 1988 میں انہیں ایک اور جیل میں رکھا گیا, اس کا نام ہے وکٹر ورسٹر پرزن. یہ اس سے بھی نسبتاً بہتر جیل تھی. یہاں پر بھی نیلسن منڈیلا کو بھرپور طریقے سے سپورٹ ملتی رہی اور جیل کا عملہ ہی ان کو سپورٹ دیتا رہا. ورنہ تو نیلسن منڈیلا 27 سال جب جیل میں رہا تو 27 سال کا مطلب ہے کہ کئی جنریشنز گزر گئی. انہیں بھول جانا چاہیے تھا کہ نیلسن منڈیلا کون تھا. نیلسن منڈیلا کیسے زندہ رہا؟ کیونکہ اس کا پیغام, اس کی کاز جیل کے اندر سے چلتی رہی اور وہ باہر تک میسج جاتا رہا. فیڈل کاسترو ایک اور بہت بڑا انقلابی لیڈر. فیڈل کاسترو جب 1953 میں مونکاڈا بیرکس اٹیک میں اسے گرفتار کیا گیا, دراصل وہ اپنی حکومت اور اپنے ملک میں ایک ظالم فوجی ڈکٹیٹر جنرل بتستا کے خلاف تحریک چلا رہا تھا, اور اس نے مونکاڈا بیرکس جو گیرزن تھا فوج کا, جہاں فوجیوں کی رہائش گاہیں تھیں, وہاں اس نے 140 باغیوں کے ساتھ مل کے, اور اس کا بھائی راہل کاسترو بھی تھا اس میں, انہوں نے ان بیرکس پہ اٹیک کیا. اس اٹیک کے 1953 اس اٹیک کے جرم میں اسے گرفتار کر لیا گیا. اسے 15 سال کی سزا سنا دی گئی اور اسے آئل آف پائنز میں گرفتار کر کے وہاں پہ جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں سے بیٹھ کے فیڈل کاسترو اپنی تحریک چلاتا رہا, حکومت کے خلاف بغاوت, حکومت کے خلاف اپنا جو اس کا نظریہ تھا, سوچ تھی, سیاسی فکر تھی, وہ پہنچاتا رہا لوگوں تک, اپنے سپورٹرز تک. جیل کے عملے کے ذریعے سے پہنچتی رہی. اگلی خبر ہے جی, سپریم کورٹ میں جو ٹرائبونلز کی سماعت چل رہی ہے, جس سماعت کو آج ہونا تھا پیر کو, لیکن وہ ملتوی ہو گئی. اس کی وجہ تحریک انصاف نہیں ہے. شاید یہ تعصب دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ سماعت ملتوی کروائی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جسٹس جمال مندوخیل, ان کے ایک عزیز کا انتقال ہوا, وہ آج دستیاب نہیں تھے. دوسرا پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان, وہ ملک میں نہیں تھے, اور شاید سلمان اکرم راجہ صاحب نے درخواست کی کہ وہ چونکہ ملک میں نہیں ہے تو ان کی واپسی تک سماعت کو ملتوی کر دیا جائے. اصل میں تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 ماہ کے اندر الیکشن ٹرائبونل کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. 6 ماہ میں الیکشن ٹرائبونل کو انصاف دینا ہے. 6 ماہ تو الیکشن ہو چکے ہیں, ابھی تک ٹرائبونلز نے کام پنجاب میں تو کام شروع ہی نہیں کر سکے ٹرائبونلز. اسلام آباد میں 2 دفعہ کام شروع کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ٹرائبونل نے, دونوں دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور ایک دفعہ انہوں نے قانون سازی کے ذریعے سے پارلیمنٹ سے اس ٹرائبونل کو کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی, اور وہ بھی رک گیا. ابھی تک وہ ٹرائبونل جو اب تک شاید اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا فارم 45-47 کا جو ڈاکہ پڑا تھا, اس کا پورا سی ٹی اسکین, ایکس رے سب کے سامنے آ جاتا اب تک کہ یہاں کس نے کیا کچھ کیا تھا. لیکن روک دیا گیا اس ٹرائبونل کو, اسی ڈر سے, اسی خوف سے کہ اگر یہ ٹرائبونل کام کرتا رہا تو یہ تو 1-1.5 ماہ کے اندر ہمارا سارا بھانڈا پھوڑ دے گا, یہ تو بیچ چوراہے ہڈیاں پھوڑ دے گا کہ یہ 8 فروری کو ہوا کیا شام 5 بجے کے بعد. سو سپریم کورٹ نے بھی پنجاب کے ٹرائبونلز کو روک کے, جو کہ پہلے والے چیف جسٹس شہزاد شوکت صاحب نے بنایا, شہزاد ملک شاید, اب وہ سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں, اور ان کو روک دیا گیا اور الیکشن کمیشن نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی. تیسری خبر آخر میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو عدم اعتماد کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر, اس میں کچھ مزید درخواستیں بھی اب سامنے آئی ہیں. پی ٹی آئی کی بے شمار درخواستیں جو سپریم کورٹ میں گئیں ان پر سماعت نہیں ہو رہی. عمران خان نے 9 مئی کے اوپر کمیشن بنانے کا سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا, سپریم کورٹ نے 1.5 سال ہونے کو ہے اس مطالبے پر کچھ نہیں کیا. 13 جنوری الیکشن کا جو کیس تھا بلے کا نشان چھیننے کا, اس کے اوپر نظر ثانی فائل کی پی ٹی آئی نے, وہ اس پر سماعت نہیں ہو رہی ہے. 8 فروری کے الیکشن کے اوپر عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دی, اس پر سماعت نہیں ہو رہی ہے. الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی نے درخواست دی کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے.
लोगों को डराया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। बाकी सारी सियासी जमातें घोड़े दौड़ा रही हैं इलेक्शन के मैदान में, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उस केस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। तो बेशुमार ऐसे केसेस हैं जिनकी एक तवील फहरिस्त है, जहां काजी फायज ईसा की खास मोहब्बत नजर आती है इमरान खान से और पीटीआई से। और दिलचस्प बात यह कि जब उनके ऊपर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, तो वो क्यों बज़िद है, वो क्यों बज़िद है कि उन्होंने हर उस केस में बैठना है जो केस इमरान खान या पीटीआई से मुतल्लिक हो। अगर 100 केसेस आए हैं उनके सामने तो वो 90 केसेस में कम से कम जरूर बैठे हैं, और 90 के 90 केसेस में कमोबेश इमरान खान या उसकी पार्टी के खिलाफ फैसले आए हैं काजी साहब की कलम से। कुछ और केसेस में वो इस तरह के रिमार्क्स देते रहे, यानी केस पीटीआई से मुतालिक नहीं है, केस किसी और से मुतालिक है, उसमें काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स ऐसे दिए जिन रिमार्क्स से लगा कि उनके अंदर एक प्रेजुडिस मौजूद है, उनके अंदर इमरान खान से मुतालिक या उनकी पार्टी से मुतालिक कोई प्राइमा फेसी बादियों नजर में तासुबात मौजूद है, वो मुतासिम है उनके खिलाफ। और जब किसी जज के अंदर तासुब पैदा हो जाए किसी फरीक से मुतालिक, तो फिर इंसाफ के तकाजे ही होते हैं कि वो जज अपने आप को उससे अलहदा कर लेता है। इसी बुनियाद पर बार बार पीटीआई दरख्वास्त दे रही है। और अब तो जो आज़ाद ज़राए हैं, जो आज़ाद जहन हैं, जो पीटीआई से वाबस्तगी नहीं रखते, वो भी ये आवाज़ बार बार उठा रहे हैं कि क्यों काजी फायज ईसा बार बार केसेस को अपने पास लेकर आ रहे हैं, अपनी निगरानी में लगाते हैं। और बहुत सारे केसेस लग ही नहीं पाए सुप्रीम कोर्ट में अभी तक, जो लगते हैं उनमें फिर इमरान खान को दीवार से लगा दिया जाता है। तो अब पीटीआई एक ऐसी कैफियत में है कि हमारा केस लगे तो मारे जाएं, ना लगे तो मारे जाएं। काजी साहब को चाहिए था कि वो अपने आप को इन केसेस से अलग करते। इस वक्त 19 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 17 मुस्तकिल, 2 एडहॉक जजेस। 19 में से क्या 18 जज वो उनके हाथों में ताकत नहीं है फैसले करने की? क्या उनकी कुव्वत समात काम नहीं कर रही? क्या उनको नजर कुछ नहीं आ रहा कि काजी नहीं हर फैसले में बैठना है, काजी नहीं हर केस में बैठना है, और काजी नहीं हर केस सुनना है तहरीक इंसाफ का? बेहतर तो यह था कि काजी साहब इंसाफ के तकाजों के तहत अपने आप को अलहदा कर लेते, ताकि पीटीआई कम से कम ये जवाज या इमरान खान ना सामने रख सकते कि काजी साहब उनसे मुतल्लिक केसेस सुनते हैं और उनके खिलाफ फैसले देते हैं।